गांव के रास्ते पर साइकिल चलाते हुए आलोक ने एक बार आसमान की ओर देखा। भादों के महीने जैसा अंधेरा, स्याही के रंग का आसमान घने बादलों से घिर रहा था। चारों ओर की हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। आलोक को समझ में आ गया कि रात गहराने से पहले एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। उसे अपने गंतव्य सोनपुर पहुंचना था, लेकिन वो अभी भी बहुत दूर था। आलोक ने पैडल पर पूरी ताकत लगाई, लेकिन सड़क के कच्चेपन के कारण वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक तेज हवाओं के साथ तूफान आ गया। आसमान में चमकीली बिजली कड़कने लगी और फौरन ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता पानी की मोटी परत में गायब हो गया। आलोक ने कोई और उपाय न देखकर पास के एक पीपल के घने पेड़ के नीचे शरण ली। फिर भी वो बारिश के छींटों से बच नहीं सका। हे भगवान, ये क्या आफत है? सोनपुर कैसे पहुंचूंगा? उसने मन ही मन प्रार्थना की। शायद भगवान ने उसकी सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थमी सी लग रही थी, लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब थी कि अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना असंभव था। मजबूरी में आलोक साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। वो रास्ता सोनपुर का नहीं लग रहा था। वो गहरी सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। बाबूजी, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? आलोक चौंक कर उस ओर देखने लगा। धुंधले अंधेरे में एक लंबी दुबली पतली छाया खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं हूं हरी। लगता है आप सोनपुर जा रहे थे, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे। सोनपुर जाने वाला पुल टूट गया है। सुबह से पहले रास्ता खुलने वाला नहीं। आलोक मुसीबत में पड़ गया। वो निराशा से सामने अंधेरे में डूबी सड़क को देखने लगा। यहीं पास में मेरी गुमटी है, चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। आलोक ने आसमान की ओर देखा, जो अभी भी डरा रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। आइए, मेरे साथ आइए। आलोक ने अपनी दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जब से वो आदमी हरी उसके पास आया था, आलोक को भीगी हवा में किसी पुरानी सड़ी हुई लकड़ी या राख की गंध आ रही थी। क्या हुआ बाबूजी? जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूँ। वो साइकिल लेकर तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक पुराना बरगद का पेड़ देखा। पास ही एक छोटी सी झोपड़ी नुमा गुमटी थी। वहां एक पुरानी लालटेन की धीमी पीली रोशनी जल रही थी। हरी ने फिर से आवाज दी। आइए बाबूजी, यही मेरी दुकान है। आलोक ने साइकिल को बरगद के पेड़ से टिकाया और झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक मिट्टी का चूल्हा है और उसके चारों ओर चाय और बिस्कुट बनाने का मामूली सा सामान रखा है। आलोक हैरान था कि इतनी सुनसान जगह पर इस गुमटी में आखिर कौन चाय पीने आता होगा। हरी एक पुराना तिपाई ले आया। बैठिए बाबूजी, मैं पानी गर्म करता हूँ। आलोक अपने बैग को कसकर पकड़कर बैठ गया। बाहर तूफान फिर से जोर पकड़ रहा था। बिजली कड़क रही थी, लेकिन एक बात देखकर आलोक को बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज हवा और आंधी के बावजूद लालटेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। हरी ने पानी का एक गिलास थमाते हुए कहा, आप बहुत भीग गए हैं, ये पीजिए। आज रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा। अब आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आलोक को ना जाने क्यों उसके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा था वो सच नहीं लग रहा था। जैसे कोई जाल है जो धीरे धीरे उसे अपने अंदर लपेट रहा हो। उसने अपने बैग में रखे ज़मीनी कागजात के बारे में सोचा, जिसे सोनपुर पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। उसका सीना एक बार फिर धक धक करने लगा। जब बारिश पूरी तरह थमी, तब तक रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। खाना पीना, थोड़े से सूखे बिस्कुट और गर्म पानी कुछ देर पहले ही निपट चुका था। हरी ने कोने में आलोक के लिए फटा हुआ कंबल बिछाते हुए कहा, सो जाइए बाबूजी, कोई डरने की बात नहीं है। मैं यहीं मचान पर हूँ। आलोक ने सिर हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी टीस उठ रही थी।
तभी उसे पास की झाड़ियों में से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर देखने लगा। धीरे धीरे एक औरत की धुंधली सी परछाई झोपड़ी के पीछे से निकलकर हरी की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक खामोश इशारा था जो उसने हरी को किया। हरी ने भी दबे से अंदाज में गर्दन हिलाकर कुछ जताया। ये बात आलोक की नज़र से छिप नहीं सकी। वो कौन है? आलोक ने धीरे से पूछा। हरी थोड़ा हंसा। वो मेरी बहन चंपा है, जरा झोपड़ी की दूसरी तरफ देख रही थी। वो आपको दूध देने आई थी। जैसे ही हरी ने चंपा की ओर देखा, आलोक को फिर से वही सड़ी हुई गंध तेजी से महसूस हुई, इस बार और भी तीखी। चंपा ने दूध का एक मिट्टी का कुल्हड़ आलोक की ओर बढ़ाया। आलोक कांपते हाथों से कुल्हड़ उठाने ही वाला था कि एक तेज हवा का झोंका आया और चंपा के सिर की ओढ़नी जरा सी हट गई। जो दृश्य आलोक ने देखा, उसे देखकर उसका खून जैसे जम ही गया। चंपा की गर्दन पर एक काला गहरा निशान था, जैसे किसी रस्सी के कसने से बना हो। वो निशान अभी भी गीला सा लग रहा था। चंपा ने तेजी से अपनी ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। आलोक ने बिना कुछ बोले दूध का कुल्हड़ मुंह से लगाया, पर घूंट लेते ही उसे कड़वापन महसूस हुआ, जिसे उसने जल्दबाजी में निगल लिया। हरी ने लालटेन की लौ थोड़ी धीमी की और मचान पर चढ़ गया। आलोक एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी लेकर उस फटे कंबल पर लेट गया। रात गहरी और शांत थी, केवल झींगुरों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। पास की झाड़ी से एक भूखा सियार बार बार चीख रहा था। फड़फड़ाते पंखों की आवाज के साथ एक बड़ा चमगादड़ आकर बरगद के पेड़ पर बैठा और डरावनी आवाज में बोलने लगा। आलोक का सीना बार बार कांप उठता रहा। भगवान, बस ये रात ठीक से कट जाए। थकान की वजह से थोड़ी ही देर में आलोक सो गया। अचानक एक डरावनी चीख चारों ओर गूंज उठी। आलोक उछलकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने पागलपन में इधर उधर देखा। तभी उसके कानों में किसी लकड़ी के घिसटने की चरमराती सी आवाज पड़ी। आवाज जहां से आ रही थी, आलोक ने उधर नजर घुमाई। सिर्फ एक हाथ की दूरी पर बांस के मचान पर जहां हरी बैठा था, अब उसकी जगह एक काली छाया दिख रही थी। क्या हुआ बाबूजी? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? आलोक ने देखा कि हरी अब मचान पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठा है। उसने एक बार फिर गर्दन घुमाकर उस ओर देखा जहां कुछ देर पहले वो काली छाया थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं है, वो सब बुरा सपना है। तुम इतनी रात को बाहर क्यों हो? गर्मी है, इसीलिए बाहर की हवा लेने आया हूँ। आप भी आइए ना। आलोक समझ गया कि उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है। वो बिस्तर छोड़कर मचान की ओर बढ़ गया। एक अजीब सा असहज भाव लिए वो हरी के पास बैठ गया। अब तो नींद आएगी नहीं, इससे अच्छा मैं आपको एक पुरानी बात सुनाता हूँ, हरी ने धीमी आवाज में कहा। आज से 4 साल पहले की बात है। इस गुमटी को मेरा बड़ा भाई श्याम चलाता था। वो और उसकी पत्नी चंपा दोनों यहीं रहते थे। सब ठीक था, लेकिन श्याम का दिल कुछ अच्छा नहीं था। उसे शक हो गया था कि चंपा का गांव के किसी दूसरे आदमी से लगाव है। हरी की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। एक दिन शाम गांव के बाजार गया। वापस आया तो उसने देखा चंपा और गांव का एक आदमी जमीन पर लेटे हुए हैं। गुस्से में शाम ने पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली और उस आदमी को जख्मी कर दिया। फिर उसने चंपा को भी नहीं छोड़ा, उसने अपनी ही पत्नी का गला। आलोक का दिल डर से कांप गया। शाम पूरी तरह से पागल हो गया। उसने अपनी पत्नी के खून से लथपथ शरीर को देखा, फिर जाकर पास में रखी केरोसिन तेल की बोतल उठाई। उसने तेल छिड़का और जलती हुई लालटेन उस पर फेंक दी। तेज आग में पूरा झोपड़ा जल गया और शाम भी उसी आग में जल गया, एक भयानक चीख के साथ। हरी चुप हो गया। आलोक जैसे किसी गहरे सम्मोहन में डूब गया था। जाइए बाबूजी, अब तो तैयार हो जाइए। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है और हमें भी तो निकलना होगा। आलोक ने अब और बात नहीं बढ़ाई। वो जल्दी जल्दी तैयार हो गया,
फिर दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। मैं चलता हूँ, सुन रहे हैं? कोई उत्तर नहीं आया। आलोक एक पल के लिए रुका और सोचा, न जाने कहाँ गए, लौटते वक्त एक बार मिलकर जाऊंगा। उसने गाब के पेड़ से टिकाकर रखी हुई अपनी साइकिल उठाई और बाहर निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाते ही आलोक को याद आया कि वो लापरवाही में जमीनी कागजात वाला बैग वहीं भूल आया है। वो तुरंत साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह लौट आया। लेकिन ये क्या? वहां वो पूरी झोपड़ी नुमा घुमटी गायब थी। वहां अब सिर्फ एक जली हुई टूटी फूटी लकड़ियों का ढांचा पड़ा हुआ था। तो क्या हरी ने जो कहानी सुनाई थी वो सच थी? वे दोनों... आप शायद ये ढूंढ रहे हैं? उसने देखा कि उसका बैग हवा में झूल रहा था। सामने खड़ी छाया की ओढ़नी हवा के तेज झोंके से हट गई। वही सड़ी सी तीखी गंध फिर से उसकी नाक में आ लगी। आलोक की आंखों के सामने प्रकट हुआ एक औरत का भयानक, जला हुआ और खून से सना चेहरा। उसकी आंखें एकदम काली थीं और उसके गले पर रस्सी का काला निशान दिख रहा था। आलोक चीख उठा, वह होश खो बैठा और साइकिल समेत वहीं सड़क पर गिर पड़ा।